मैं स्टार्ट जी जी। अच्छा, ओके ओके सर, स्टार्ट कीजिए। कैसे बेसिकली हम ना डेफिनेशन जो दी गई हैं उनको ऐसे रिकॉल कर लेते हैं। पहले नंबर पे जब हम गैस से रिलेटेड ऑफेंसेस को जब हम ऐसे एज्यूम करते हैं तो उसमें इसमें सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है 462 ए सब क्लास ए में मीन्स द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पेट्रोलियम थ्रू पाइप्स एंड एसोसिएटेड फैसिलिटीज. In case of natural gas, distribution means the activity of transporting natural gas to pipelines and associated facilities be expected to exceed the 300 per square inch gauge or such pressure as the relevant regulatory authority may prescribe for the time being. Time to time facility includes liquefied. अब इसमें तमाम वो गैसेस आ जाती हैं, एलपीजी है, आरएलएनजी है, एलएनजी है, सीएनजी है, ये सारी उसमें फैसिलिटीज इसको उन्होंने पेट्रोलियम इसमें कर दिया है। नेक्स्ट है जो अहम चीज है ना इसमें जो रोल प्ले करता है ऑफेंस से कंजम्पशन को, वो है गैस मीटर. गैस मीटर मींस ए पावर कंजम्पशन. गैस मीटर तो उसमें पहले मैकेनिकल होते थे, आज तो उससे पता चल जाता है कि गैस कितनी कंज्यूम हुई है. फिर उसमें स्लैब्स बनाए हुए हैं, स्लैब्स के जरिए वो चार्ज करते हैं, उसी में डिफरेंस आता है. फिर फर्स्ट स्लैब में कम कीमत होती है, सेकंड स्लैब, थर्ड स्लैब, तो वो मीटर जो शो करता है उसी बेस पे चार्जेस वो डाले जाते हैं. नेचर ऑफ गैस, जहर है जो मीटर को एज ए होल जो पाइपलाइन में आया वो एज ए होल वैसे प्रेशर प्रॉब्लम होते हैं तो एक रेगुलेटर लगाया जाता है जो कि गैस को कंट्रोल करता है. आगे इंस्टॉलेशंस मींस ऑल फैसिलिटीज यूज्ड इन लोडिंग, अपलोडिंग, reloading, transmission and distribution of petroleum, including equipments, terminals, storage tanks, pipelines and port facilities. ये इसके installations हैं. Meter index means a counter in the gas meter for recording the volume of gas meter at a line conditions. Person, अब ये अहम चीज है. अब देखते ना ऑफेंस करता कौन है. जो इसमें एड्रेस किया है पर्सन से, includes any individuals or any company, firm or corporation, whether incorporated or not, or a public servant or an employee of an oil, gas and company. इसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं, वो कॉर्पोरेशन भी है, उसमें पब्लिक सर्वेंट भी आ गया, ये सारी चीजें आ गई. पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मींस जो पहले उसने फैसिलिटीज का बयान किया है, पेट्रोलियम भी एक उसी ही शक्ल है. मींस ऑल क्रूड ऑयल, रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, एलपीजी, एयर मिक्स एलपीजी, एलएनजी एंड सीएनजी. पाइपलाइंस मींस एनी पाइप. अब जब हम आगे ऑफेंस पढ़ेंगे ना उसको पाइपलाइन को डिफाइन किया हुआ है, वही सामने आती है जिसको सामने लाके या जिससे कोई एक्ट करके जब उसको टेम्पर किया जाता है तो फिर वहां से वो ऑफेंस क्रिएट होता है. मींस एनी पाइप और एनी सिस्टम और अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स होली विद इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग ऑफशोर एरिया. जहर ऑफशोर एरिया आप सब जानते हैं जो कि समुद्र के करीब का होता है, which transports petroleum and includes all equipments of any kind used for the purpose of or in connection with or incidental to the operation of a pipeline and transporting or handling of petroleum. आगे आ जाता है टेम्परिंग. टेम्परिंग includes interfering or creating hindrance in flow or metering of petroleum by unauthorized entry into metering system or transmission and distribution lines, either by breaking the seals or meter.
are interfering with its original conditions. ये टेम्परिंग हो गई, उसमें एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं गैस को फर्दर फ्लो को. Activity of transporting natural gas through pipelines and other facilities at pressure of not less than 300 psg such pressure as the relevant regulatory authority may prescribe from time to time. अब regulatory authority वो बेसिकली रेगुलेटरी अथॉरिटी ओग्रा है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी 2000. अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन मींस ए एक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑयल थ्रू पाइपलाइंस एंड एसोसिएटेड फैसिलिटी वेयर द पाइपलाइंस आर इन इंटरनल पार्ट ऑफ रिफाइनरी फैसिलिटी और गैदरिंग पाइपलाइन, सारा उसी में आ जाता है. अब उसमें ऑयल भी आ जाता है, गैस फॉर्म में भी आ जाता है. गैस चाहे वो उसमें लिक्विड फॉर्म में हो जैसे एलपीजी होती है, या गैस उसमें दूसरी शेप में हो, एयर शेप में हो, तो भी उसमें आ जाती है. अब पहला जो ऑफेंस उन्होंने बताया है इस पीपीसी में जो एडिशन की गई है, अमेंडमेंट की गई है, वो है 462B, tampering with petroleum pipelines etc. Any person who willfully does tampering or attempts to tampering or abets in tampering with facility, installation or main pipeline for transmission or transportation as the case may be of petroleum is said to commit tampering with the petroleum pipeline. इसमें एक बात क्लियर है कि चाहे वो बंदा खुद करे या उसकी अबैटमेंट करता है, तो वो सारा उसी टेम्परिंग में आता है. वो उसी तरह रिस्पॉन्सिबल होता है जैसे वो कोई और बंदा एक एक्ट करता है और वो उसको अबैट करता है. Any person who commits or abets in tampering with the petroleum pipelines for the purpose of theft of petroleum or disrupting supply of petroleum. अब देखें उसमें पाइपलाइंस के साथ जो टेम्परिंग है ना, दो तरीकों से हो जाती है ना, 2 ways. एक फॉर द पर्पस ऑफ थेफ्ट है कि वहां से चोरी हो रही है, या दूसरी डिसरप्टिंग सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम, उसको तबाह किया जाए, उसको सिस्टम को खराब कर दिया जाए. shall be punished with rigorous imprisonment which may extend to 14 years. अब इसकी देखें इसकी सवेयरनेस देखें कि किस तरह इस ऑफेंस को उसकी सजा जो रखी गई है वो 14 साल है, 14 years, बट shall not be less than 7 years. ये अगर 14 साल कोर्ट ना भी दे, कोर्ट को ऑप्शन दी गई, लेकिन वो 7 साल से कम नहीं कर सकती. और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10 million रुपीज, और 10 million का उसमें जुर्माना है. अब नेक्स्ट जो है वो है 462C, वो है टेम्परिंग विद एक्सिलरी. ये जो ऊपर वाला पहला जो है ना 462B, ये है पेट्रोलियम पाइपलाइन, जो मेन पाइपलाइंस है उससे रिलेटेड है. अब आ जाती है टेम्परिंग विद एक्सिलरी और डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस ऑफ पेट्रोलियम, जो नेक्स्ट यानी कि मेन लाइन से आगे जो छोटी उसमें पाइपलाइंस होती हैं जिनको एक्सिलरी कहा जाता है, वो उनको टेम्परिंग के लिए उनकी क्या सजा है. एनी पर्सन हु विलफुली डज टेम्परिंग और अटेम्प्ट्स टू डू टेम्परिंग और अबेट्स, 3 चीजें वो कर लेता है, अटेम्प्ट करता है या अबेट करता है. in tampering with any auxiliary or distribution pipeline of petroleum not being a main transmission, जैसे कि वो मेन वो पहले वाली आ गई, and transportation pipeline but includes a distribution system, distribution pipeline or any other related system and equipment as the case may be of petroleum is said to commit tampering with the auxiliary or distribution pipeline of petroleum. ये इसको डिफाइन किया है, आगे इसकी सजा दे रहा है. Any person who commits or abets in tampering with auxiliary or distribution pipeline of petroleum for the purpose of theft of petroleum, disrupting supply of petroleum shall be punished with rigorous imprisonment which may extend to 10 years. वहां पर थी 14 साल अगर मेन लाइन को करता है, अगर एक्सिलरी को करता है फिर उसमें ज्यादा से ज्यादा जो वो 10 years है, बट शैल नॉट बी लेस देन 5 years, और कम से कम 5 साल, इससे कम सजा नहीं होगी. विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 3 million, वहां पर 10 million है और यहाँ पर 3 million उसकी है जुर्माना.
अब आ गया 462D। ये बेसिकली अब 462D, अब ये हम ना इसको सेपरेट कर रहा है डोमेस्टिक कंज्यूमर को और इसमें कमर्शियल कंज्यूमर को। डोमेस्टिक कंज्यूमर से रिलेटेड है ये 462D। tampering with gas meter by domestic consumer etc. Any person or individuals being the domestic consumer who does tampering or abets in tampering with any gas meter, regulator, meter index or gas connection or any other related system and equipment, whether to commit theft of gas or for the purpose of unauthorized distribution or supply of gas, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months or fine which may extend to 100,000 rupees or both। अब इसमें देखें उन्होंने थोड़ा सा इसमें जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसको रिलैक्स किया है कि अगर वो इस तरह का कोई ऑफेंस करता है मीटर से, रेगुलेटर से, तो फिर उसको जो सजा होगी वो 6 माह हो सकती है और उसे 100,000 यानी 1 लाख रुपया उसको जुर्माना भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। जाता है 462 टेम्परिंग विद गैस मीटर बाय इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर। एनी पर्सन, ये 462, any person or individual being industrial or commercial consumer who does tampering or abets in tampering with any gas meter, regulator, meter index or gas connection or any other related system and equipments, whether to commit theft of gas or for the purpose of unauthorized distribution or supply of gas, shall be punished with imprisonment which may extend to 10 years but shall not be less than 5 years। और इसकी भी सजा वैसे ही है जैसे जब हम देखते हैं उसमें जो टेम्परिंग विद एक्सिलरी करता है उसकी भी 10 इयर्स है और इसकी भी 10 इयर्स है। ये कमर्शियल कंज्यूमर जब वो उसमें डिस्टर्ब करता है किसी इक्विपमेंट्स को तो चोरी के पर्पस के लिए फॉर एनी अनऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अनऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? एक बंदा आगे गैस किसी और शख्स को दे देता है, 2 को, 3 को, 4 को, अनऑथोराइज्ड गैस उसे कहते हैं और अनऑथोराइज्ड तरीके से। तो इस तरह ये इसकी सजा जो है वो 10 साल है, कम से कम 5 साल है और इसका जो जुर्माना है, फाइन है, वो है 5 मिलियन। तो नेक्स्ट है 462 ऑफ डैमेजिंग और डिस्ट्रक्टिंग द ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्टेशन लाइंस etc. Any person who damage or destructs any transmission or transportation lines by an act of subversion, by exclusive material or in any other manner so as to disrupt the supply of the petroleum, shall be punished with rigorous imprisonment which may extend to 14 years but shall not be less than 7 years and with fine which shall not be less than 1 मिलियन रुपीज। ये इतने सेक्शन है गैस से रिलेटेड पीपीसी से। अब देखें हम इनको जब हम रिकॉल करते हैं तो पहले नंबर पे जो आता है वो 462 है, वो है पाइपलाइन, मेन पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन वाली जो होती है ना, उससे जब कोई ऑफेंस करता है तो उसकी सजा कितनी है? उसकी सजा है 14 साल तक या कम से कम 7 साल से कम नहीं होगी और जुर्माना कितना होगा? 10 मिलियन रुपीज जब मेन लाइन से करता है। ओके, जब एक्सिलरी से करता है तो एक्सिलरी में उसमें उसकी जो सजा है वो है 10 इयर्स और कम से कम 5 साल, इससे कम नहीं होगी और जुर्माना उसमें है फाइन 3 मिलियन रुपीज। इसी तरह जब वो कोई डोमेस्टिक कंज्यूमर मीटर से या रिलेटेड इक्विपमेंट से, रेगुलेटर से कोई छेड़छाड़ करता है या उसको डिस्टर्ब करता है तो उसकी सजा डोमेस्टिक की 6 मंथ है और 6 मंथ ज़ाहिर है बेसिकली बेलेबल ऑफेंस है और उसमें 100,000 जो 1 लाख रुपए जो जुर्माना है। कोई कमर्शियल कंज्यूमर ऐसा करता है तो उसकी सजा ज़्यादा है, वो सजा है उसमें 10 साल है और कम से कम 5 साल है। हाँ, अब नेक्स्ट जो है ना, डैमेजिंग और डिस्ट्रक्टिंग द ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्टेशन लाइंस, मेन लाइन को कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से जब उसको वो डैमेज करता है, उसको उड़ा देता है तो उसको जो सजा है वो 14 साल है और वो
7 साल से कम नहीं होगी और जुर्माना जो है वो 1 मिलियन रुपीस होगा। ये है बेसिकली गैस की जो अमेंडमेंट थी पीपीसी में। अब हम चलते हैं, कुछ ऑफेंसेस बयान किए गए हैं गैस थेफ्ट कंट्रोल एंड रिकवरी एक्ट 2016, वो बहुत अहम है इससे रिलेटेड ना। और अब इसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए हैं। अच्छा, ये गैस थेफ्ट कंट्रोल, इससे पहले आया था ऑर्डिनेंस 2014, गैस थेफ्ट कंट्रोल ऑर्डिनेंस। जहर ऑर्डिनेंस की एक लिमिट होती है, उस लिमिट में जहर वो एंड हो गया। उसके बाद ये आया 24 मार्च 2016 को, जो इसमें बहुत सारे एक प्रॉपर प्रोसीजर दिया गया कुछ ऑफेंसेस का, कि जो उसके इसके तहत गैस थेफ्ट कंट्रोल एंड रिकवरी एक्ट के 2016 के तहत एक कोड बनाई गई जिसे गैस यूटिलिटी कोड कहते हैं। अब होता ये था कि कुछ कंज्यूमर सिविल कोर्ट में सूट फाइल करते थे, जो अमाउंट उन्होंने देनी होती थी उसमें वो स्टे लेते थे, तो फिर उसको लिंगर ऑन हो जाता था मैटर, यानी कि 3-4 साल सिविल कोर्ट में लग गए, फिर आगे अपील में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। फर्ज करें किसी इंडस्ट्रियल ने 1 करोड़ रुपए देना होता तो वो उस अमाउंट को भी इंजॉय करता था और वो पैसे भी नहीं देता था, और एंड में जो भी रिजल्ट निकलता था, बहरहाल वो एक गलत तरीका था हमारे डिपार्टमेंट को, गैस डिपार्टमेंट को तबाह करने का। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए लॉ बनाया गया, गैस थेफ्ट कंट्रोल एंड रिकवरी एक्ट 2016। तो इसमें तमाम चीजें वही हैं, कंज्यूमर को डिफाइन किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर को गैस क्या है, ये तमाम चीजें। इसमें जो स्पेशल जो रेलिवेंट चीज है वो है कंज्यूमर को डिफाइन किया गया है, और मुतल्लिका अथॉरिटी या किसके पास ये केस सुना गया वो है गैस यूटिलिटी कोड, उसको डिफाइन किया गया है। ये दो मेन चीजें हैं जिसका मैं फोकस करूंगा, और इसमें दो अहम चीजें, इसमें एक पार्ट जो रिलेट करता है सेक्शन 1 से लेके 13 तक, वो है सिविल मैटर से, और 14 से नेक्स्ट जो है वो पार्ट है उसमें क्रिमिनल लॉ से, यानी कि उसमें ऑफेंस उसमें डिस्क्राइब किए गए हैं, और ऑफेंस डिस्क्राइब किए गए हैं जिनकी सजा भी मुतय्यन की गई है। अब हम पहले कंज्यूमर को देखते हैं। कंज्यूमर इंक्लूड्स ए पर्सन हु रिसीव्स ए सप्लाई ऑफ गैस अंडर ए गैस सेल्स एग्रीमेंट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड प्रेमिसेस दैट इज कनेक्टेड टू गैस पाइपलाइन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सप्लाई ऑफ गैस, एंड इंक्लूड a successor in interest and assignee of a consumer, and also includes compressed natural gas station which receives gas for their own consumption or resale for vehicle। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि क्या चीज इसमें बयान की गई है। आगे डोमेस्टिक कंज्यूमर को बयान किया गया है, जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए गैस इस्तेमाल करता है। जो मेन चीज है आगे उसमें जो बयान की गई वो है गैस यूनिटी कोड। ये इसकी सेक्शन 2 सब क्लास 1 में गैस यूनिटी कोड मींस गैस यूनिटी कोड एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 3। अब हम ना मेन इस सेक्शन 3 को देखते हैं कि ये गैस यूनिटी कोड बनती कैसे है। ये 2016 में लॉ आया, और फिर कंस्टिट्यूशन ऑफ गैस यूनिटी कोड, द फेडरल गवर्नमेंट में in consultation with Chief Justice of High Court concerned, मुतलका चीफ जस्टिस, ज़हरे तमाम मेरे भाई लॉ जानने वाले होंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं, जो कंसर्न चीफ जस्टिस होगा उसकी मुशावरत से, एंड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट एस्टैब्लिश्ड as many gas utility codes in a district as it may deem necessary for the purposes of this act, and appoint a judge for each of such courts from amongst the district and session judge in the district. For the purpose of subsection district and session judge include additional district and session judge। अब देखें इसका केस जो है वो सुनना ही डिस्ट्रिक्ट जज ने या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने। इसमें सिविल जजेस को या सेक्शन 30 के मजिस्ट्रेट को, नीचे जो कोर्ट थी उनको अख्तियारात है ही नहीं गैस थेफ्ट कंट्रोल एंड रिकवरी एक्ट के तहत। तो ये उसकी थी बेसिकली फॉर्मेशन गैस की। और इसमें जो एक अहम जो चीज है वो है
सेक्शन 6, सेक्शन 6 क्या है? सेक्शन 6 एक प्रोसीजर फॉर द कंप्लेंट्स एंड सूट्स फॉर डिफॉल्ट बिफोर गैस ड्यूटी कोड। अब इसमें एक पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है कि कौन से मैटर गैस ड्यूटी कोर्ट में आएंगे और उनमें क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। सेक्शन 6 इससे रेलिवेंट है। Where a person is involved in a offense under this act or where there are some due। अब ये देखिए मेन चीजें क्या हैं। Where a person is involved in an offense under this act, इस एक्ट में offenses भी डिस्क्राइब किए गए हैं, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। और साथ ही where there are some due, किसी के खिलाफ some due है, are recoverable from any person, or where a consumer has dispute regarding billing or metering against gas utility company, a consumer or gas utility company as the case may be may file a complaint। अब इसमें क्या होगा? कंप्लेंट फाइल होगी। किस सूरत में? जब वो कोई ऑफेंस होगा, यानी कि देखिए इसमें पुलिस डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती गैस थेफ्ट कंट्रोल एंड रिकवरी एक्ट के तहत 195 उसमें। और इसमें जो दूसरी चीज है, एक तो इसमें जो ऑफेंसेस डिस्क्राइब किए गए हैं उसके तहत एक प्रॉपर कंप्लेंट फाइल होगी, एक उस प्रॉपर प्रोसीजर होता है। दूसरा, सूट फाइल होंगे एज द केस में। सूट किस लिए फाइल होंगे? जहां कंपनी ने अमाउंट की रिकवर करनी है या कंज्यूमर को कोई डिस्टरबेंस है, किससे? बिलिंग से, उसका बिल ज्यादा आ गया है या मीटरिंग से, तो उस सूरत में वो सूट फाइल होगा। अब सूट फाइल होने के बाद क्या होगा? The plaint shall be supported by a gas sales agreement or gas bill or such other documentation that evidences such contract or obligation. Copies of the plaint, statement of dues and other relevant documents shall be filed with the gas utility court in sufficient number so that there is one set of copies for each defendant and one extra copy। अब वो तमाम देखिए, जिसने भी अगर गैस कंपनी ने जाना है तो वो अपना तमाम वो एग्रीमेंट साथ ले जाएगी, तमाम डॉक्यूमेंट्स ले जाएगी, जिससे वो रिवील हो, पता चले कि उसकी अमाउंट कितनी रिकवरेबल है, रेलिवेंट सपोर्टिंग जो तमाम डॉक्यूमेंट्स वो लगाएगी। इसी तरह अगर उसमें कंज्यूमर है तो वो भी सूट फाइल करेगा। दी क्वांटिटी ऑफ गैस, इसमें तमाम चीजें बयान की गई। ऑन द प्लेंट बीइंग प्रेजेंटेड टू गैस यूटिलिटी कोर्ट ए समन। अब ये अहम जो चीज है, ये जस्ट लाइक एक समरी ट्रायल होता है। जैसे हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सेक्शन 37 के तहत सूट फाइल करते हैं फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट, तो उसमें भी एक सूट फाइल और उसमें लीव टू डिफेंड होती है। अब इसमें जो बयान किया गया ना, सेक्शन 6 सबसेक्शन 4, on a plaint being presented to the gas court is summoned in form number 4 and to the code of or in such other form as may be for time to time be prescribed by the rules shall be served on the defendant through the bailiff or process server for the gas duty court by registered post acknowledgement due by courier and by publication in one English language and one Urdu language daily newspaper, and services of someone duly effected in any one of the aforesaid modes shall be deemed to be valid service for the purpose of this act. In the case of service of someone through the bailiff or process server, a copy of plaint shall be attached herewith, and in all other cases the defendant shall be entitled to obtain a copy of the plaint from the office of the gas utility court without making a written application but against due acknowledgement. The gas utility court shall ensure that the publication of summons takes place in newspaper with wide circulation within its territorial limits। अब जो अहम चीज है, सेक्शन इसमें 7 है, जो एक प्रोसीजर आगे डिस्क्राइब करता है कि जब डिफेंडेंट आएगा कोर्ट में उस सूट के अगेंस्ट तो वो क्या करेगा। लीव टू डिफेंड एनी केस इन विच समन हैज बीन सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट, the defendant shall not be entitled to defend the suit
शेल का लफ्ज है, इसमें शेल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। The defendant shall not be entitled to defend the suit unless he obtains leave from the gas utility court as hereinafter provided to defend the same, and in default of his doing so, अगर वो नहीं करता ये, the allegation of fact in the complaint shall be deemed to be admitted, and the gas utility court may pass a decree in favor of plaintiff on the basis thereof or such other material as the gas utility court may require in the interest of justice. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि उसमें लाजमी है कि वो उसने लीव टू डिफेंड देनी है। द डिफेंडेंट शैल फाइल द एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिफेंड विद इन 21 डेज। उसके पास टाइम कितना है? सिर्फ 21 दिन। ऑफ द डेट ऑफ फर्स्ट सर्विस, कहाँ से? हाजिरी से नहीं, जब उसकी सर्विस होगी थ्रू समन्स, प्रोवाइडेड दैट वेयर सर्विस हैज बीन वैलिडली इफेक्टेड only through publication in newspaper, the gas utility court may extend the time for filing an application for leave to defend if satisfied that the defendant did not have knowledge thereof. अगर उसकी सर्विस हुई है थ्रू समन्स, फिर तो उसकी डेट वहीं से जिस दिन सर्विस समन की हुई है, प्रोसेस सर्वर ने उससे कराई है, उसी दिन से वो फर्दर उसमें आके विद इन 21 डेज वो लीव टू डिफेंड देगा। लेकिन अगर सर्विस उसकी थ्रू समन्स नहीं हुई, थ्रू पब्लिकेशन हुई है, तो फिर पब्लिकेशन की सूरत में कोर्ट उसको सफिशिएंट रीजन बताने पर उसको मजीद टाइम दे सकती है। द एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिफेंड शैल बी इन द फॉर्म ऑफ रिटन स्टेटमेंट। अब देखें, ये नहीं कि उसने सिंपल एप्लीकेशन लीव टू डिफेंड देनी है, उसने अपना पूरा जो उसका स्टांस है, वो उस स्टांस उसने अपनी उस एप्लीकेशन में डिस्क्राइब करना है। उसमें कोई उसने कमी नहीं रखनी, उसको दोबारा मौका नहीं मिलना। यही उसकी जो एप्लीकेशन है, यही उसका रिटन स्टेटमेंट होगा। एंड शैल कंटेन ए समरी ऑफ द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ as fact in respect of which in the opinion of the defendant evidence needs to be recorded। जो उसको हो गया एविडेंस वो सब बयान करेगा। The application for leave to defend shall also specifically state the following where applicable। अब ये उसने ना A, B, C, D 4 चीजें बताई हैं एप्लीकेशन के साथ। क्या होगा? The amount of gas supplied by the gas utility court and consumed by the defendant, the amount paid by the defendant to gas utility company for such consumption, and the dates of payment up to date of institution of the suit। पहला नंबर पे क्या है? गैस अमाउंट कितनी थी, उसने पे कितनी की, लास्ट पेमेंट कब हुई, सूट फाइल, उस सारी चीजें आएंगी। द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग, कितनी अमाउंट उसके खिलाफ बनती है उस गैस जो प्रोवाइड की गई है उसके खिलाफ। द अमाउंट ऑफ एनी विच द डिफेंडेंट डिस्प्यूट्स एज पेएबल टू द गैस यूटिलिटी कोर्ट एंड फैक्ट इन सपोर्ट देयरऑफ, जो भी फैक्ट्स उसके हैं उस अमाउंट से रिलेटेड, चाहे वो कंपनी के फेवर में है या डिफेंडेंट समझते अपने फेवर में, डिफेंडेंट जो समझते हैं अपने फेवर में, वो चीजें इसमें बयान करेगा। स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफिकली एडमिटिंग और डिनाइंग द डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन द प्लेंट। प्लेंट में जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं डिफेंडेंट, उनको किन को तस्लीम करता है और किन डॉक्यूमेंट्स को वो तस्लीम नहीं करता, वो लिखेगा। द एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिफेंड शैल बी accompanied by all the documents which in opinion of the defendant support the substantial question of law or facts raised by him। तमाम न सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स होंगे बल्कि जो रेलिवेंट लॉ होगा उससे भी जो चीजें होंगी वो भी वो अपनी एप्लीकेशन का हिस्सा बनाएगा। एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिफेंड व्हिच डज नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सबसेक्शन 3, 4 एंड वेयर एप्लीकेबल सबसेक्शन 5 शैल बी रिजेक्टेड। यहाँ भी शैल का लफ्ज है। अगर ये चीजें सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 A, B, C, D और 5 में जो डिस्क्राइब की गई हैं, अगर वो अपनी एप्लीकेशन इन शेप ऑफ रिटन स्टेटमेंट वो इन पे इन्हिसार नहीं करता इन डॉक्यूमेंट्स का, तो उसकी एप्लीकेशन फॉर लीव टू समझी जाएगी। Unless the defendant discloses there is sufficient cause for his inability to comply with any such requirement, the plaintiff shall be given an opportunity of filing the application for leave to defend in form for the application, and such application shall also specifically accept or deny any documents relied upon
तो इसमें वो रेप्लिकेशन देगा एप्लीकेशन के अगेंस्ट जो इन शेप और रिटर्न स्टेटमेंट होगा। The gas utility court shall grant the defendant leave to defend the suit if on consideration of the contents of the application for leave to defend and reply thereto it is of the view that substantial question of law or fact have been raised in respect of which evidence needs to be recorded. In granting leave under subsection 8, the gas utility court may impose such condition as it may deems appropriate in circumstances of case, including condition as to deposit of cash or furnishing security. ये भी कोर्ट उसमें कदगन लगा सकती है, कंडीशन लगा सकती है कि लीव टू डिफेंड को एक्सेप्ट करने के लिए उसमें कुछ गारंटी या श्योरिटी मांगे। Where the application for leave to defend is accepted, the gas utility court shall treat a application as a written statement and in its order granting leave shall frame issues relating to बाकी वही प्रोसीजर है, उसमें इश्यूज फ्रेम होंगे, फिर एविडेंस आ गई। हाँ, इसमें अहम चीज है कि एविडेंस भी इसमें थ्रू एफिडेविट हो सकती है, फिर उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। इसी सबसेक्शन 11 में बयान किया गया। पावर ऑफ टू सेट असाइड डिग्री, फिर आम रूटीन में वही है, अगर एक्स पार्टी डिग्री है, डिफेंडेंट आके उसमें कोर्ट को सेटिस्फाई करता है तो वो उसमें एक्स पार्टी डिग्री को कंडीशन के साथ उसमें वो विद इन 30 डेज अगर वो आता है तो उसको वो मंसूख कर सकती है। डिस्पोजल ऑफ सूट आइदर एनीवे हो सकता है, फिर इसके एग्जीक्यूशन में भी तमाम इदारे इसके हेल्प करेंगे और एडिशनल फाइन भी हो सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज जो है, इसमें अपील है, सब सेक्शन 13, ये बहुत अहम है सेक्शन। अब केस हो गया, डिग्री भी हो गया। एनी पर्सन एग्रीड बाय एनी जजमेंट, डिग्री, सेंटेंस और फाइनल ऑर्डर। अब देखें इसमें ना, एनी पर्सन एग्रीड बाय एनी जजमेंट, डिग्री, सेंटेंस यानी अभी हम उस चैप्टर में आगे नहीं गए जहां वो ऑफेंसेस को बयान करेगा, लेकिन कोर्ट इसी में, उसमें अपील इसी में प्रोवाइडेड है उसकी भी। Or final order passed by the gas utility court may within 30 days of the such judgment, degree, sentence or final order prefer an appeal to the high court. हाई कोर्ट में अपील होनी है, ज़ाहिर है डिस्ट्रिक्ट जज का या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर होगा तो अपील इसकी हाई कोर्ट में होगी, सेक्शन 13 के तहत होगी। अब इसमें एक कंडीशन है, स्पेशली मैं जिसकी तरफ आप भाइयों की ना तवज्जो चाह रहा हूँ, the appellant shall give notice of the filing of appeal by means of registered post with acknowledgement due or by courier or accordance with the provision of order 43 rule 3 of the code of civil procedure code। आपने लाजमी किसी ऑर्डर के खिलाफ भी अपील की होगी, जो कि सीपीसी में जो रेलिवेंट ऑर्डर है वो 43 है। अपील का जो बेसिक है अगेंस्ट डिक्री वो 41 और अगेंस्ट जो ऑर्डर होता है उसमें 43 है। तो उसमें ये होता है कि आपने जो एपिलेंट है वो रिस्पोंडेंट को अपील फाइल करने के साथ साथ थ्रू कोरियर सर्विस पहले नोटिस भेजता है कि मैं अपील कर रहा हूँ, प्रेफर कर रहा हूँ। ये इसी चीज़ को इसमें बयान किया गया है। The High Court shall at the stage of admission of appeal or at any time thereafter either suo motu or on application of the degree holder decide by means of reasoned order whether appeal is to be admitted in part or in whole depending on the facts and circumstances of the case and as to security to be furnished by the appellant, provided that the admission of the appeal shall not per se operates as a stay and nor shall any stay be granted therein the degree holder has been given an opportunity of being heard and unless the appellant, whether appellant is gas utility court company or gas consumer, deposits in cash with the high court an amount equivalent to the decretal amount inclusive of costs and event of stay being granted for part of। ये बहुत अहम चीज है इसमें कि जब आप अपील फाइल करेंगे तो उसमें जो डिक्रीटल अमाउंट है वो आपको साथ ही उसमें डिपॉजिट करानी पड़ेगी। इसमें ना एम्बिग्युइटी है। इसमें फर्ज करें एक कंज्यूमर होता है, वो 1 लाख रुपए चैलेंज करता है सूट में, उसने अमाउंट नहीं दी हुई, अब उसका केस खारिज हो जाता है या उसका केस डिक्री हो जाता है। अगर सुई गैस जाके अपील करती है
तो वो उस अमाउंट को कैसे डिपॉजिट करेंगे, या डिपार्टमेंट जाके अपील करता है डिग्री की सूरत में, तो वो अमाउंट कैसे डिपॉजिट कराएगा? अभी तो उसका केस उसको डिग्री हो गया ना, उसने पेमेंट की। ये इस सूरत में होता है जब पेमेंट अदा की हुई हो। फॉर एग्जांपल कि अगर कंज्यूमर अगर पेमेंट कर देता है 1 लाख रुपए और वो केस उसका वो डिक्री हो जाता है, फिर अगर डिपार्टमेंट वो जाके अपील करता है तो फिर डिपार्टमेंट को, चूंकि उसने अमाउंट वसूल की हुई होती है, इसलिए ये थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है इसमें ना, इसमें शायद अभी के अमेंडमेंट के जरिए इसको रिलैक्स करें इसमें ना, या क्लियर करें इसको ना। तो ये है पोजीशन। अच्छा, इन केस एन अपील अंडर सेक्शन 1 इज एडमिटेड इट शैल बी डिसाइडेड विद इन 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एडमिशन। ये कभी नहीं होता हमारी, हालांकि लॉ के मुताबिक है कि 90 दिन 3 महीने के अंदर उसको डिसाइड करें, लेकिन ये कई साल तक अपीलें चलती रहती हैं। एन अपील मे बी प्रेफर्ड अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम डिक्री पास्ट एक्स पार्टी भी डिग्री उसके खिलाफ ये अपील होगी। अब जो स्पेशल है इसमें, नो अपील रिव्यू और रिवीजन शैल बी अगेंस्ट एन ऑर्डर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिफेंड और एनी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर फॉर द गैस यूटिलिटी कोड व्हिच डज नॉट डिस्पोज ऑफ द एंटायर केस बिफोर द गैस यूटिलिटी कोड। अब जो इंटरम ऑर्डर हैं, चाहे वो लीव टू डिफेंड को एक्सेप्ट करने के हैं या रिजेक्ट करने के हैं, उनके खिलाफ अपील होती ही नहीं है, रिव्यू भी नहीं है, अपील भी नहीं है, रिवीजन नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, उसमें हम फिर हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हैं, उसमें फिर रिलीफ मिल जाता है। एनी ऑर्डर फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री शैल ऑटोमेटिकली लैप्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। 6 महीने में वो ऑर्डर जो है किस स्टे का, तो वो लैप्स होने पर वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब मैं जो आपको कह रहा था, इसमें जो रेलिवेंसी बता रहा था, हेलो हेलो जी हेलो सर, हेलो। सर सुन रहे हैं? अब मैं रेलिवेंट जो चीज है ना, बेसिकली जो 462 से रिलेटेड है, वो है इसका सेक्शन 14। ये डील करता है टेम्परिंग विद गैस पाइपलाइन। एनी पर्सन हु विलफुली डज टेम्परिंग और अटेम्प्ट्स टू do tampering or abets to tampering with the facility installation or main pipeline for transmission or transportation as the case may be of gas is said to be commit tampering with the gas pipeline। हमने पीछे पढ़ा उसमें 462 में, ये उसी से रिलेटेड है। Any person who commits or abets in tampering with the gas pipeline for the purpose of theft of gas, और वही सेक्शन उन्होंने उठा के इधर रख दिए जो पीपीसी में है, तो उसकी सजा कितनी है, वही उन्होंने 14 साल सजा बताई, कम से कम 7 साल सजा, और उसमें 10 मिलियन उसको फाइन बताया। टेम्परिंग विद एक्सिलरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी वही चीज है, और इसमें भी शैल बी पुनिश्ड which may extend to 10 years but shall not be less than। tampering with gas meter domestic, ये tampering with gas में भाई इंडस्ट्रियल, damaging or destroying transmission, ये देखे ना वही सारे सेक्शन ना इधर भी इन्होंने रिप्रोड्यूस कर दिए। इसमें पेनल्टी भी है, फाइन भी है, जो हम पहले बयान कर चुके, इसमें भी वैसे ही है, वही सेम है। अब इसमें जो अहम जो सेक्शन है, इसमें सेक्शन है 29। वो सेक्शन 29 bar of jurisdiction, notwithstanding any other law for the time being in force, no gas utility court shall make an order prohibiting the gas utility company from disconnecting the supply of gas to a premises or repairing it to be restore of gas to such premises if the consumer is in default, and any such order made before the commencement of this act shall cease to have effect। इसका मतलब है कि गैस यूटिलिटी कोड को अख्तियार नहीं है कि वो गैस कंपनी को प्रोहिबिट करे या उसे ऑर्डर करे कि कनेक्शन उनका रिस्टोर करे, अनलेस अनटिल वो रेलिवेंट कंज्यूमर वो जो पेमेंट उसके अगेंस्ट है वो पे ना कर दे। ये क्लियरली है। अब इसी चीज को रोकने के लिए कि लोग जो अपने वो अमाउंट जो होती थी या जो बिल होता था लाखों रुपए का, करोड़ों, मेन इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादा करते थे,
तो वो सूट फाइल कर देते थे, अमाउंट जो डिपार्टमेंट की रुक जाती थी, उसको टैकल करने के लिए सेक्शन 49 उन्होंने वो इसमें फीड में ले आए। अगर वो पेमेंट कर देता तो फिर उसका कनेक्शन हो सकता है। ये है रेलिवेंट चीजें। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। हेलो मिस सादिया। जी सर, आई एम लिसनिंग सर। मैम कोई एनी क्वेश्चन? अच्छा, इससे रिलेटेड जो लॉ है वो है ओग्रा ऑर्डिनेंस 2002, और उसमें बड़ी वास्ट है, लेकिन चूंकि ये 2016 का जो एक्ट है, गैस रिकवरी थेफ्ट कंट्रोल एंड रिकवरी एक्ट 2016 है, ये स्पेशल लॉ है, ये तमाम पे ओवरराइड करता है, लेकिन इसको स्पेसिफिक किया है। तो सेक्शन जब हम वो 6 देखते हैं ना इसका, इसके अलावा इसमें नहीं होंगे, बाकी मैटर वो ही डील करेंगे, ओग्रा के तहत आएंगे। ये सेक्शन 6 में जो बयान किए गए वो सिर्फ वो है where a person is involved in an offence under this act, or where there are some due or recoverable from any person, or where a consumer has dispute regarding billing or metering against gas utility company। इसके अलावा जो भी मैटर होंगे तो वो ओग्रा के पास होंगे। उन्होंने एक कंप्लेंट रेगुलेशन बनाया हुआ है 2003 का, CRPR उसे कहते हैं ना, तो वो उसके तहत वो डील करते हैं। जी मैम, कोई क्वेश्चन कोई इसके बाद? ख्वाजा इरफान साहब हैं हबीब मेट्रो पे, उनका नंबर होगा, मोबाइल नंबर, उस पर मैं बात करवा दूंगी। हेलो सर। हम एक ब्रांच में होते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर पे ट्राई कीजिए। हेलो सर। मैम कोई क्वेश्चन? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आस्क जी। सर, कोई रिपोर्टेड जजमेंट हो तो इस हवाले से बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल, मैं बताएंगे। आपको अभी देता हूँ, अभी मैंने वो वैसे इसमें लिखी हुई थी, मैं आपको अभी बताता हूँ। 2020 की है। ये सर लिखे PLJ 2020 SC CRC पेज 82। ओके सर, लिख ली। और भी मैं इंशाल्लाह ना आपको सेंड कर दूंगा इससे रिलेटेड ना, काफी सारी जजमेंट। असल में ये मैं बेसिकली ना इसका SNGPL का मैं लीगल एडवाइजर भी हूँ, इधर पैनल एडवोकेट ना, बहावलपुर में प्रैक्टिस करता हूँ, और हाई कोर्ट में माशाल्लाह केसेस हैं मेरे पास काफ़ी इनसे रिलेटेड ना, तो इंशाल्लाह। माशाल्लाह। जी सर, कोई और क्वेश्चन? मैंने आपको बेसिकली ना 3 लॉज इससे रिलेटेड बताए हैं। एक मैंने आपको बताया, ये PPC में तो है ही है, जो मेरी जिम्मेदारी डाली गई थी ना, 462 ABCD आगे ये अमेंडमेंट आई थी। फिर इससे गैस थेफ्ट कंट्रोल एंड रिकवरी एक्ट 2016 जो डील करता है, इसमें डायरेक्ट पुलिस कॉग्निजेंस ले सकती है जो PPC के तहत अगर ऑफेंस FIR होती है।
लेकिन जब हम जाते हैं ना गैस थेफ्ट कंट्रोल एंड रिकवरी एक्ट, तो वो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है, उसमें ऑथोराइज पर्सन होना चाहिए गैस का, तो उसमें उस तरीके से पुलिस कॉग्निजेंस नहीं लेती। लेकिन ये है कि उसमें सज़ा हो सकती है, सज़ा उसमें सारी बयान की सज़ाएं वही हैं जो इसमें बयान की गई है। ये है। दूसरा ओगरा ऑर्डिनेंस है इससे 2002, ये तीनों लिंक्ड हैं। ओगरा ऑर्डिनेंस हो गया, गैस थेफ्ट कंट्रोल रिकवरी एक्ट, और पीपीसी में 462 ABCDF तक ये जो तो 462 ABCD में डायरेक्ट FIR हो सकती है सर? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पीपीसी में तो FIR ही होनी है ना, वो उसमें कंप्लेंट होगी जो अगर हम उसमें गैस थेफ्ट कंट्रोल एंड रिकवरी एक्ट के तहत जाएंगे। अच्छा, ज्यादा प्रॉपर वे कौन सा है, वो थेफ्ट एक्ट में जाना या पीपीसी में जाना? प्रॉपर यही होता है पीपीसी के तहत ही, डिपार्टमेंट तो इधर से जाता है। ये असल में ये ऑफेंस तो होते हैं कंज्यूमर के खिलाफ, इसमें कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है जिसमें ना आप ऑफिशियल्स के खिलाफ करा सकें। ये वन वे ट्रैफिक है, मेरी बात समझ रहे होंगे आप सर। यस सर। ये यानी कि अगर कंज्यूमर कोई ऑफेंस करता है या कोई ऐसा पर्सन करता है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन को वो डिस्टर्ब करता है, ठीक है, तो वो उनके खिलाफ ऑफेंसेज हैं। तो डिपार्टमेंट जो है ना उसके लिए ऑप्शन है, वो प्राइवेट कंप्लेंट में भी जा सकता है और थ्रू पुलिस को भी FIR के जरिए भी वो जा सकता है। और अगर बाकी कोई कंज्यूमर की जो प्रोटेक्शन की गई है ना ब्रदर, वो की गई है गैस थेफ्ट कंट्रोल एंड रिकवरी एक्ट में। अगर उसके बिलिंग का प्रॉब्लम है या मीटरिंग का प्रॉब्लम है, वो फिर अपना सूट फाइल करेगा। लेकिन अब उसको सब्जेक्ट टू पेमेंट कर दी गया सेक्शन 29 के तहत। अगर उसके खिलाफ फर्ज करें वो जाके कोर्ट में चैलेंज करता है 1 लाख रुपए, कहते जी मेरे 1 लाख रुपए उन्होंने गलत डाल दिया बिल, तो उसके लिए मजबूरी ये है कि उसने 1 लाख रुपए जमा करवाना है। तो फिर तो उसको कोर्ट रेस्टोरेशन का ऑर्डर देगी अगर वो पैसे जमा नहीं करवाता। तो सेक्शन 29 से जुरिस्डिक्शन जो है वो या उसका अख्तियार उस कोर्ट का बार कर दिया गया जब तक कि वो पैसे जमा ना करे। ओके सर। सही सेक्शन 27 बताइएगा थेफ्ट एक्ट का। जी जी मैम बताएं, मुझे क्वेश्चन प्लीज बताएं। सेक्शन 27 को जो रिपीट करिएगा। 29 मैम, 27 जी, ये 29 कह रहे थे। 27 चार्जेस फॉर कह सप्लाई जी, रिकवरेबल एज एरियर जो लिखा हुआ है ना। हाँ आप सही कह रहे हैं ना, उसमें ये है एक पूरा प्रोसीजर दिया है कि वो सिर्फ 1 मिनट में ना, जी मैम। अब सेक्शन 27 जो है ना, चार्जेस फॉर सप्लाई ऑफ गैस रिकवरेबल एज एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू। आप देखिए ना, इसमें आपको पता है कि एक प्रोसीजर चलता है हमारे पाकिस्तान में ना, डिक्री हो जाती है। अब डिक्री की इम्प्लीमेंटेशन के लिए या उसको सेटिस्फाई कराने के लिए ना प्रोसीजर दिया है CPC में सेक्शन ऑर्डर 21, उसकी सब क्लास, तो फिर आगे ना सब सेक्शन जो रूल जो है उसके 100 के करीब है। अब प्रॉब्लम वहीं पे होता है कि रिकवरी नहीं होती। इसमें स्पेशली वो अमाउंट जो है चार्जेस जो रिकवर करने के लिए ना ये प्रोविजन दी हुई है, notwithstanding anything contained in this act or in any other law for the time being in force or in any instrument or agreement, the charges for supply of gas or any other sum outstanding against the consumer or any other person under this act shall be recoverable as an area of land revenue। जिस तरह एक DC अपने एरियाज कलेक्ट करता है उसके लिए टैक्स जो होता है लैंड टैक्स, उसके लिए उसके रेस्ट भी हो सकती है, अटैचमेंट भी हो सकती है, पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है ना उसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट में। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जी ये जो अमाउंट होगी या जो वाजबात होंगे बजिम्मा कंज्यूमर, तो वो इसमें
लैंड रेवेन्यू एरियर समझे जाएंगे तो इसमें वही कार्रवाई हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी की भी अटैचमेंट हो सकती है, उसके बंदे की अरेस्ट भी हो सकती है। A gas utility company or any person duly authorized by gas utility company may apply with a certificate showing that, लेकिन अबे उन्होंने प्रोसीजर बता दिया, apply the certificate showing the amount outstanding against a consumer to district collector, वही डीसी को देगा, रेवेन्यू ऑफिसर वही होता है ना डिस्ट्रिक्ट का, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न फॉर द रिकवरी ऑफ द सेड अमाउंट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अब वो बंद है डीसी इस चीज का, शेल देयर अपॉन प्रोसीड टू रिकवर द सेम फ्रॉम सच कंज्यूमर ऑल हिज श्योरिटीज आर फ्रॉम ऑल of them as an arrears of land revenue, and for the purpose of recovery under this section the officer authorized to effect such recovery shall be vested with the magisterial powers under the code of criminal procedure। अब पूरा उन्होंने उसकी से उसके कोई जामिन होंगे, श्योरिटी होंगे, तो पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करके एज ए मजिस्ट्रेट वो कार्रवाई करेगा, उसको अरेस्ट कर सकता है और रिकवरी कर सकता है। जी मैम। Thank you so much, sir. Any other question उससे रिलेटेड या इससे रिलेटेड? Hello. जी जी मैम सुन रहा हूँ। जी रिस्पेक्टेड मैम सादिया, और कोई क्वेश्चन? Thank you so much, sir. मेहरबानी, थैंक यू, आपका Hello. बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी जी मैम सुन रहा हूँ। हेलो। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया हमें। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी सर, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है मैडम। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, फिर मैं आपसे कांटेक्ट करती हूँ। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज। सर आपका बहुत ओके सर, ओके सर।